आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अल-कायदा ने दी आत्मघाती हमले की धमकी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में 41% की बढ़ोतरी। चड्डी के मुद्दे पर राजकीय घमासान जारी। मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकरों को हटाने के लिए श्रीराम सेना का आंदोलन। 10वां अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र सम्मेलन 12 जून से गोवा में। बेलगाम में औद्योगिक टाउनशिप की परियोजना। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, state, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। अल-कायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। अल-कायदा ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, मुंबई और दिल्ली में आत्मघाती हमलों की चेतावनी दी है। समूह ने एक बयान में कहा, हम मोहम्मद पैगंबर के सम्मान में खुद को उड़ाने के लिए तैयार है। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा मोहम्मद पैगंबर को अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद चेतावनी दी गई। संगठन द्वारा जारी एक बयान में भारतीयों को भगवा आतंकवादी कहा गया। उन्होंने दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में हमलों के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई। समूह ने चेतावनी दी कि वे अपने घरों में शरण नहीं लेंगे या अपने सैन्य ठिकानों में आत्मघाती हमले नहीं करेंगे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में 41% की बढ़ोतरी। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच बुधवार को देश में 5233 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए। ये मंगलवार के मुकाबले 41% ज़्यादा है। अब प्रकोप को लेकर चिंता जताई जा रही है और सावधानी बरतने का आह्वान किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 93 दिनों में देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5000 का आंकड़ा पार कर गई है। बुधवार को 5233 नए मरीज दर्ज किए गए। इस संख्या के साथ देश में फिलहाल 28,857 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र राज्य में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनने की अपील की जा रही है। राज्य में मंगलवार को 1881 सक्रिय कोरोना मरीज मिले। यह 18 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या है। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में एक मरीज ओमाइक्रॉन के BA.5 उपप्रकार से संक्रमित पाया गया है। मुंबई में मंगलवार को 1242
42 नए मरीज दर्ज किए गए। ये सोमवार को मिले मरीजों की संख्या से लगभग दोगुना है। इस बीच बढ़ते कोरोना मरीजों ने देश में चौथा कोरोना लहर संकट खड़ा कर दिया है। हालांकि महाराष्ट्र राज्य में सामूहिक जुलूस नहीं है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करने की अपील की जा रही है। चड्डी के मुद्दे पर राजकीय घमासान जारी। राज्य भर में शुरू हुई निचले स्तर की राजनीति का असर बेलगाम विभाग में भी दिखने लगा है। चड्डी को लेकर राजनीतिक नेता एक दूसरे की आलोचना करने की कोशिश कर रहे हैं। विधान परिषद सदस्य नागराजू यादव और भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक संजय पाटिल की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि संजय पाटिल पहले अपनी चड्डी को खुद कस ले, ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी नागराजू यादव ने की। वर्तमान में राज्य में चड्डी का मुद्दा बहुत चर्चा में है। अगर कांग्रेस से अपनी चड्डी चलाने जा रहे हैं तो मैं भी एक चड्डी उनको दूंगा, ऐसा विधान संजय पाटिल ने किया है। उन्हें जवाब देते हुए कांग्रेस एमएलसी नागराज यादव ने कहा कि उन्हें अपनी चड्डी कांग्रेस को नहीं देनी चाहिए, उन्हें अपनी चड्डी को कसकर पकड़ना चाहिए। चड्डी विषय पर का भाजपा का कदम निंदनीय है। कांग्रेस ने भाजपा का विरोध प्रकट करने के लिए चड्डी को जलाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। सरकार की ओर से पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से शिक्षा का भगवाकरण शुरू हो गया है। संघ के सिद्धांतों का विरोध करने वालों के खिलाफ भाजपा सरकार कार्रवाई कर रही है। इससे वे क्या संदेश दे रहे हैं, ऐसा सवाल नागराजू यादव ने किया। मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकरों को हटाने के लिए श्रीराम सेना का आंदोलन। अदालत के आदेश के अनुसार मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों को हटाने की मांग को लेकर श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन छेड़ा। इन कार्यकर्ताओं ने विधायक अनिल बेनके के कार्यालय के सामने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मस्जिदों से अनधिकृत लाउडस्पीकरों को हटाकर और अदालत के आदेशों का पालन करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जाए। उन्होंने अफसोस जताया कि सरकार अदालती आदेश के अनुपालन के लिए आंदोलन के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही है। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीराम सेना नेता रवि कोकितकर ने कहा कि सरकार ने 9 मई को मस्जिदों से अनधिकृत लाउडस्पीकर हटाने का आदेश जारी किया है। 1 महीना हो जाने के बाद भी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग इस आदेश के लिए एक पैसा भी नहीं देते हैं। स्थानीय विधायक हस्तक्षेप करे और संबंधितों को मस्जिदों से अनधिकृत लाउडस्पीकर हटाने का निर्देश दे। उन्होंने चेतावनी दी कि आगे आंदोलन किया जाएगा। श्रीराम सेना जिलाध्यक्ष विनय अंग्रोली, विनोद होंगेकर, ओमकार गोडसे, सागर पाटिल, किशोर शापुरकर, पीके पाटिल के साथ श्रीराम सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बेलगाम में औद्योगिक टाउनशिप की परियोजना। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि बेलगाम समेत राज्य के 7 शहरों में औद्योगिक टाउनशिप शुरू की जाएंगी। चेन्नई मुंबई औद्योगिक गलियारे के तहत बेलगाम, चित्रदुर्ग, दावणगेरे और धारवाड़ में औद्योगिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। बसवराज बोम्मई के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर कर्नाटक के विकास के लिए नई योजनाओं की मांग उठने लगी है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री बोम्मई ने बेलगाम बस्ती की बात कही है। उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी ने कहा है कि बेलगाम, गुलबर्गा, शिमोगा, मैंगलोर, बेंगलोर, धारवाड़ और तुमकुर में टाउनशिप स्थापित की जाएंगी। बेलगाम में एक औद्योगिक टाउनशिप की पुरानी मांग है। इस संबंध में कई बार प्रस्ताव भी दिए गए। हालांकि इन प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी नहीं दी, इसलिए पिछले कुछ सालों से इस बस्ती की चर्चा थम गई थी। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ने इस बारे में बात की है तो चर्चा फिर से शुरू हो गई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। हाईकोर्ट ने हलगामच्छे बाईपास को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। ऐसे में जहां राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दुविधा का सामना कर रहा है, वहीं किसानों को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11 नवंबर 2021 को काम शुरू किया गया। इसके खिलाफ किसानों ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने तब आदेश दिया कि जब तक 0 पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता तब तक काम शुरू नहीं होना चाहिए। 4 माह बाद बाईपास बंद कर दिया गया। हालांकि देखते हुए कि अदालत को छुट्टी दे दी गई थी, पुलिस ने मामले को तेजी से उठाया। 4 दिन पहले कोर्ट ने हाईवे अथॉरिटी काम को जारी रखने के लिए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था। मामले पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वकीलों की मांग को खारिज करते हुए काम को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया। हनुमान प्रतिमा की स्थापना को लेकर विवाद से नावगे गांव में तनाव। बेलगाम तालुका के नावगे गांव में रात के समय एक स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। यह हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने के बाद अब एक और मूर्ति की स्थापना की मांग की जा रही है, जिससे विवाद का निर्माण हो गया है। इसलिए गांव में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। दूसरी मूर्ति स्थापना की मांग को लेकर कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायत अध्यक्ष और पीडीओ से जवाब मांगा है। कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया। ग्रामीणों द्वारा इस हनुमान प्रतिमा की स्थापना पर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया है। इसलिए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एडवोकेट मुकुंद परब को विभिन्न संस्थाओं की ओर से श्रद्धांजलि। मंगलवार की शाम को आदर्श सहकारी सोसाइटी के हॉल में एडवोकेट मुकुंद परब के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने एडवोकेट मुकुंद परब को श्रद्धांजलि दी। शुरुआत में आदर्श सोसाइटी के अध्यक्ष दिगंबर राहुल और मंच पर मौजूद सभी लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पायोनियर बैंक के संचालक अनंत लाड ने परिचयात्मक भाषण दिया। इसके बाद विभिन्न संस्थाओं की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। सिंधुदुर्ग समाज के मार्गदर्शक महादेव सावंत, कैप्टन जीजी कानडीकर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुधीर चौहान, अनगोल विकास मंडल के वसंत दांडेकर, ईश्वर लगाड़े, सार्वजनिक वाचनालय के अध्यक्ष नेताजी जाधव, मुक्तांगन विद्यालय के प्राचार्य जेके सविता, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस की चुनावी रैली में सिद्धरामैया ने की बीजेपी की आलोचना। उस पार्टी को वोट नहीं दे जो देश और राज्य को बर्बाद करना चाहती है, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। वो मराठा मंडल के कार्यालय में कांग्रेस शिक्षकों, स्नातक उम्मीदवारों प्रकाश हुक्केरी और सुनील संघ के लिए एक अभियान रैली में बोल रहे थे। जो कोई भी संविधान की इच्छा के खिलाफ जाता है वो देशद्रोही है। सिद्धरामैया ने कहा कि संविधान को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बचा सकती है। इसके लिए पढ़े लिखे मतदाता गलत निर्णय नहीं ले। उन्होंने कहा कि ये तय किया जाना चाहिए कि किस पार्टी को चुनना है। इस समय खानापुर की विधायक डॉक्टर अंजलि निम्बालकर, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मंच पर मौजूद थे। महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने पर शराबियों की पिटाई। उचगांव में मंगलवार को मलेकरनी देवी यात्रा के दौरान कुछ शराबियों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की और नागरिकों ने उनकी पिटाई कर दी। इस यात्रा के दौरान दिन ब दिन शराबियों की संख्या बढ़ती जा रही है और श्रद्धालुओं को बेवजह परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार मलेकरनी देवी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। अमराई मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस अमराई में कई नागरिक रहते हैं। पेड़ के नीचे बैठकर शराब पीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ शराबी एक घर के सामने काम करने वाली महिलाओं के पास गए और उनसे कुछ पूछने के बहाने बदतमीजी की। इसलिए महिलाओं को चिल्लाते ही आसपास के लोगों ने उन्हें उठाकर तालीरामों को अच्छे से धोया। इसके बाद तालीराम ने वहां से पैर निकाल लिए। मंदिर से सटे खेत में भी शराबियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ बोतल और अन्य कचरा फेंका जाता है। बोतल ब्लोर की संख्या बढ़ने से किसान भी संकट में हैं। प्रशासन द्वारा विधान परिषद चुनाव की तैयारियां तेजी से। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस चुनाव में 25,388 शिक्षक और 99,598 स्नातक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव में कुछ दिन शेष है और प्रचार जोरों पर है। जिला प्रशासन के अनुसार 10,983 शिक्षक और 6,990 महिला शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 71,040 पुरुष, 28,554 महिलाएं एवं 4 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतगणना ज्योति कॉलेज में होगी। वो स्थान जहां मतदान केंद्र सूची में है। बाजार और यात्रा बंद रहेगी, ऐसी जानकारी जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने पत्र के माध्यम से दी है। बीसीसीआई को हजारों करोड़ रुपए मिलेंगे।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को दुनिया का सबसे आमिर क्रिकेट बोर्ड कहा जाता है। विभिन्न क्रिकेट टूर्नामेंट से होने वाली कमाई इसके पीछे मुख्य कारण है। इंडियन प्रीमियर लीग के पैसे का बीसीसीआई के कुल राजस्व में बड़ा योगदान है। जब से आईपीएल शुरू हुआ है, हमारे क्रिकेट बोर्ड के खजाने दिन ब दिन खुलते जा रहे हैं। अगले 4-5 साल में ये राजस्व कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। बीसीसीआई को अगले रविवार को हजारों करोड़ रुपए मिलेंगे। मेहमानों के लिए दिल्ली की गर्मी सहन नहीं हो रही है। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 9 जून से 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली के तापमान को देखते हुए वहां का माहौल बेहद गर्म है। रात में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इसका मतलब है कि मेहमान खिलाड़ियों को राजधानी की गर्मी के अनुकूल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। विकेट कीपिंग की ओर रुख पापा के कहने पर ऋषभ पंत, प्रशंसकों को मेरे विकेट पर फैसला करने दे। मैं हर मैच में 100% अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं विकेट कीपर क्यों बना, ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे कई लोग पूछते हैं। क्योंकि मेरे पिता एक विकेट कीपर थे, मैं भी उनके साथ खेलते हुए विकेट कीपर बना। विकेट कीपर बनने के पीछे की कहानी ऋषभ पंत ने कहा। अपने पिता को देखकर मैंने विकेट कीपिंग की और अपना सफ़र शुरू किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।